नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। रोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और दूसरे चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है और 10 तारीख को फैसला आ जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर चिराग पासवान ने तीसरे चरण का जो प्रचार है उसके दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 1 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। इसको लेकर नीतीश कुमार क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला करते दिखे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ऊपर हमला हो रहा है ये भी उनको जवाब देना चाहिए और कह रहे फेंको फेंको। ये बातें उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं वो इस बातों पर कहें कि ये गलत है विरोध करने का तरीका, लेकिन अपना वोट और अपना मत देकर उनका विरोध करें, उन्हें वोट देकर बर्बाद ना करें। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसको लेकर वो भी साफ कर दिया कि मेरे प्रत्याशी यानी लोजपा के प्रत्याशी जीत रहे हैं। पूरी तरह से कंफर्म है कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। लोजपा और भाजपा की सरकार बिहार में बनने जा रही है और वो भी कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद नीतीश कुमार नतमस्तक होने वाले हैं लालू प्रसाद के सामने, कि उनका फ़ोटो जो है वो सार्वजनिक करेंगे हम, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। ये सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अपना वोट नहीं बर्बाद करें और वोट सीधे लोजपा और बीजेपी को दे, नीतीश कुमार को नहीं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, आप उनकी बातों को सुनिए। चुनाव की प्रक्रिया अब समाप्ति के कगार पर है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए आज का आखिरी दिन है प्रचार का। कुछ घंटों के बाद बिहार में चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 7 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नई सरकार बनेगी। आज आप लोगों से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि 2 चरण के जिस तरीके से रुझान मेरे सामने आ रहे हैं, बहरहाल 10 तारीख को जब परिणाम भी आएंगे तो उस वक्त इस बात को आप लोग सब मानेंगे। आज अगर मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी पार्टी या अपने गठबंधन को लेकर ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, पर हाँ इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है 2 चरण के बाद और जिस तरीके से प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों की पहले चरण दूसरे चरण, और क्योंकि मैंने पूरा समय लेकर पूरा फीडबैक इसका मैंने लिया है तमाम प्रत्याशियों का, अधिकांश सीटों पर हम लोग की जीत सुनिश्चित है। और कई जगह ऐसी हैं, आप सबकी भी जानकारी में है, जहां पर मुकाबला सीधा लोक जनशक्ति पार्टी से ही है। तो ये बात स्पष्ट है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इससे पहले कि आप में से कोई संख्या पूछे, संख्या बताने की बजाय इतना ज़रूर मैं स्पष्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि भाजपा के नेतृत्व में जो मैं डे 1 प्रचार की जब से शुरुआत हुई थी उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। और बल्कि मैं आग्रह भी करूँगा कि जितने बिहारी हैं, जो भी चाहता है कि भैया भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, भाजपा लोजपा की सरकार बने, एक भी मत अपना बर्बाद नहीं करें जनता दल यूनाइटेड को देकर। इस बात को मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जाएगा वो कहीं ना कहीं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। पहले ही पलायन की समस्या से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कारण से बिहार की व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है, उसी वजह यही तमाम चीज़ें कारण हैं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों से और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता का विश्वास, बिहारियों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। आज साथियों जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, हम लोग सब जान रहे हैं कि तीसरे फेज़ में चुनाव चल रहा है। अधिकांश हिमाचल का हिस्सा उसमें चुनाव मतदान में लोग जाएंगे अपना मत डालने वहाँ पर। आज मैं जानना चाहता हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री से, और जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से मैं उनसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ पर एक सवाल जो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, अगर वो आज भी इस बात का जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ किया। मैं डे 1 से पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कोई एक उपलब्धि बता दें।
एक उपलब्धि बता दें कि भैया 5 साल में उन्होंने या उनके विधायकों ने या उनके मंत्रियों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता उन पर विश्वास रखकर उन्हें पुनः अगले 5 साल के लिए उन्हें चुने। और दूसरी ये बात भी ज़रूर बताएं कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप क्या है। पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, उसमें सिर्फ हम लोग ये सुनते रहे कि भैया हमने तो इतना काम किया है, हमने तो इतना काम किया है, हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या, बता तो दीजिए एक बार। एक जानकारी तो बताइए कि पिछले 5 साल में सेवा करते करते आपका मेवा की तो जानकारी सबको पता चल गई, जो भ्रष्टाचार आपने किया, पर सेवा में आपने किया क्या जनता के लिए। या अगले 5 साल अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप बताएं कि आप उसमें क्या करेंगे। जितनी जानकारी मुझे है शायद संभवतः साहब उसी तरफ कहीं रुके हुए हैं, सीमांचल के इलाके में ही कहीं उस तरफ उनका रात्रि उनका ठहरने का उनका कार्यक्रम था। अगर रुके हैं तो मैं उस क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि भैया उस इलाके में सबसे ज़्यादा बाढ़ के पानी से लोग परेशान रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जनता जाए वहाँ पर पूछे कि साहब बता दो दीजिए कि अगले 5 साल आपकी क्या योजना है कि बिहार में बाढ़ से हम लोग परेशान नहीं हो, उसके लिए हम लोग को विस्थापित होना नहीं पड़े, अपना घर बार छोड़कर हम लोग को नहीं जाना पड़े। एक कोई अपना रोड मैप बताएंगे कि नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं जनता से मैं आग्रह करूंगा कि साहब के पास जाएं और साहब से जानकारी लें, अगर साहब मिलने की इजाज़त देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरी बार जनता से कब मिले थे या जनसंवाद उन्होंने कब किया था, जनता के बीच वो कब गए थे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनता से संवाद करने में बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते नहीं। मुख्यमंत्री आप ही रहे, ना आप अपने कार्यों को केंद्र सरकार से आप करवा पा रहे हैं, ना आप समस्या का हल आप हमारे प्रदेश में दे पा रहे हैं, और हर चीज़ पर आपके पास एक एक्सक्यूज़ सामने से तैयार रहता है कि भैया ये तो केंद्र सरकार देखेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये तो राज्यपाल के अंतर्गत ये मामला आता है। तो अगर सारी चीज़ें बाकी को ही देखना है तो फिर आप एक अनन्य मार्ग पे बैठे क्यों हैं? क्यों पिछले 15 साल से कुर्सी से चिपक कर आप बैठे हुए हैं, ना पद आप खाली करना चाहते हैं। अभी भी आप इस तरीके से जी जान लगा दिए, जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मंच पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज़्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे, लालू जी के सामने भी ये जाएंगे, रांची तक चले जाएंगे नतमस्तक होने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि महा इसमें एनडीए में तो अब इनका गुजारा हो नहीं रहा, यहाँ पर इनकी सरकार बनेगी नहीं, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो रांची जाएंगे सीधा भागे भागे। और जो तस्वीरें आज हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं, ऐसी तस्वीरें हम लोग रांची की देखेंगे। तो जो मुख्यमंत्री बिहार में भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बिहार में योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से युवा से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति इनसे परेशान है। महिलाओं के लिए ये बड़ा बोलते थे शराबबंदी, तो कौन परेशान है भैया सबसे ज़्यादा? ये बड़ा बोलते थे कि हमने युवाओं के लिए किया, पलायन में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कौन परेशान है? युवा आज की तारीख में आपसे परेशान है, महिलाएं आपसे आज की तारीख में परेशान है कि अगली 10 तारीख को ये तमाम बातें जनता याद रख रही है। लॉकडाउन में आपने जनता के साथ क्या किया, किस तरीके से आपका बर्ताव था कोरोना काल को लेकर। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ा कि आप यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ाइए? प्रधानमंत्री जी का वो ट्वीट जिस पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इन्होंने प्रधानमंत्री जी को कालिदास तक इनके नेताओं ने कह दिया था, वो ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए किया था ना क्योंकि आप सक्षम नहीं थे ढंग से यहाँ पर टेस्टिंग कराने के लिए। आप रैपिड एंटीजन से करा रहे थे, RT-PCR। बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जो कि भैया 90% हम लोग रैपिड एंटीजन से टेस्ट करा रहे हैं और RT-PCR मात्र 6%, 8%, 10% के आसपास उसकी जांच हो रही थी। मुख्य प्रधानमंत्री तक को उसके ऊपर ट्वीट करना पड़ा और कहना पड़ा कि भैया जो राज्य ऐसे हैं जिनमें टेस्टिंग सबसे कम हो रही है उसमें बिहार को आपने नंबर 1 पर आपने ला के रख दिया। तो जो मुख्यमंत्री बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा हूँ, लॉकडाउन में बिहारियों को अपने प्रदेश नहीं आने देना चाह रहा हूँ, मैंने वो कल ट्वीट भी किया जिस तरीके से शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी का आया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। हर बिहारी इन बातों को याद रख रहा है, कोई इन बातों को भूला नहीं है, भले वो कोरोना काल की बात हो। कोई इस बात को भी नहीं भूला कि किस तरीके से मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी ने लगाकर कोरोना काल में लगभग 14.5 लाख के करीब जो लाभार्थियों की सूची एक लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, जिनके राशन कार्ड बनने बाकी थे और जो पिछले एक लंबे समय से सालों से
राज्य सरकार यहाँ से सूची बनाकर नहीं दे रही थी। उस वक्त भी वो विवाद आप लोगों के सामने आया था, जब बाबा निरंतर यहाँ पर राज्य सरकार को प्रेशराइज करते थे कि भैया अब लॉकडाउन चल रहा है, आप तो कम से कम आप लाभार्थियों की सूची दें ताकि उनको इस योजना का लाभ हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में अब खाने की भी व्यवस्था नहीं है, उनका रोज़गार हो गया, कमाई के अब उनके साधन बंद हो गए, तो कम से कम राशन तो उनको मिले। 15 लाख के करीब ऐसे लाभार्थियों की सूची बाकी थी, उस पर भी यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से ढिलाई बरती गई, राशन कार्ड बनवाने में जिस तरीके से यहाँ पर ढिलाई बरती गई, ये तमाम चीज़ें जनता के सामने हैं। और मुझे खुशी है कि जब मैं अपने चुनाव प्रचार में जाता हूँ तो जनता इन सारी बातों को भूल ही नहीं है। से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।